हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आइए आज हम लोग देखते हैं किसान आंदोलन पर निबंध। किसान आंदोलन जो देख रहे हैं कि जो हमारे भारतीय किसान हैं, कृषक भाई, वो सभी लोग किसान की सरकार की नीतियों के खिलाफ किस प्रकार से अपना आंदोलन दे रहे हैं और उस किस प्रकार से आप सरकार के खिलाफ वो लोग संघर्षरत हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं उसमें। तो किसान आंदोलन की जो पहली हेडिंग बनती है प्रस्तावना या परिचय के रूप में, तो उसमें क्या है। तो प्रस्तावना ये जो परिचय बताता है कि हमारा जो देश भारतवर्ष है वह कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ग्रामीण क्षेत्रों की 3/4 से अधिक आबादी अब भी कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि मानसून पर आश्रित है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कई प्रकार के मानसून भी पाए जाते हैं। तो भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आश्रित है और इस बात से सभी परिचित हैं कि प्रत्येक वर्ष देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे एवं बाढ़ से प्रभावित होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है तो कहीं पर पानी पहुंचता ही नहीं है। इस प्रकार से फसलें भी क्या होती हैं, बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं, कहीं सूखे से तो कहीं बाढ़ से। तो ये आपका हो जाएगा प्रस्तावना या परिचय में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका, इतना आपके लिए पर्याप्त है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए सेकंड हेडिंग को देखते हैं कि किसान आंदोलन वास्तव में होता क्या है। तो किसान आंदोलन का एकदम सरल भाषा में परिभाषा है, कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन को ही किसान आंदोलन कहते हैं। या जो कृषि नीति बनाई जाती है तो उसमें कुछ खामियां पाते हैं अगर किसान भाई लोग, तो उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, उसमें आंदोलन करते हैं। तो यही कहा जा रहा है, कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन को ही क्या कहते हैं हम लोग, किसान आंदोलन। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं किसान आंदोलन में जो हमारी तीसरी हेडिंग बनेगी, किसानों की समस्याएं क्या है। तो किसानों की समस्याओं को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत की अधिकांश जनता गांव में बसती है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। किसान समाज का कर्णधार है, किंतु इनकी स्थिति बदतर है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं और शॉर्टकट में इसे हम लोग जीडीपी भी कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 30% है। 30%, ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। फिर भी भारतीय कृषक की दशा शोचनीय है। किस प्रकार से किसानों की नियमित रूप से हमें आत्महत्याएं सुनने को घटनाएं मिलती रहती हैं और किस प्रकार से वो हमेशा कर्ज के रूप में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि सरल घरेलू उत्पाद में वो 30% योगदान दे रहे हैं और फिर भी हम सभी लोग भारतीय कृषक की अवहेलना करते हैं या उन्हें हम इग्नोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा चौथा पॉइंट है किसान संगठन व उनकी मांग। यानी किसानों के बीच में जो यूनियन की बातें हो रही हैं, तो ये पहले से ही होती आ रही हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से भी किसानों के बीच में यूनियन बनाया गया है। तो उसमें आप देख भी रहे हैं, तो ये जो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए काम करने का जो श्रेय है, किसानों को संगठित करने व का सबसे बड़ा जो कार्य किया है महाराष्ट्र में शरद जोशी जी ने किया है। शरद जोशी जी ने मुख्य रूप से इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। किसानों को उनकी पैदावार का समुचित मूल्य दिलाकर उनमें एक विश्वास पैदा किया कि वह संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं और समय समय पर इसी प्रकार से किसान यूनियन भी बनाते चले गए और किसानों में जो किसान के नेता के रूप में भी अपनी आंदोलनों के रूप में करते चले गए और अपनी मांगों को रखते चले गए। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, आज किसान संगठन भी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है। तो किसान संगठन व उनकी मांगें क्या थी, तो उनकी मांगें हैं कि उनको कोई भी पैदावार हो रहा है तो उसका उनको उचित मूल्य मिले और ये इन लोगों के बीच में संगठित होकर अपना ये लोग ये कार्य करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषय में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से उन प्रश्नों को देख सकते हैं क्योंकि वो जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। पांचवा जो प्रश्न हम लोग, पांचवी जो इसमें हेडिंग है किसान आंदोलन की, जो पांचवी हेडिंग है किसान आंदोलन के कारण क्या थे, क्या जरूरत थी कि किसान आंदोलन चलाया गया। इसके लिए कई खामियां हैं, कई प्रकार की समस्याएं जिसकी वजह से किसान आंदोलन ने जन्म लिया। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या कारण हैं। तो नई कृषक तकनीक का लाभ साधारण किसानों को नहीं मिल पाता है। यानी कोई भी अगर नई तकनीक आती है तो जो एक आम किसान होता है वहाँ तक वो पहुँच नहीं जा पाती है, सीमांत कृषक तक नहीं पहुँच पाती है। यानी छोटे जो किसान हैं उनके तक यह तकनीक नहीं मिल पाती है। उचित बीज नहीं मिल पाना, उचित प्रकार के खादें न मिल पाना, बीजों, खाद्य और दवाइयों के बढ़ते दाम और उस अनुपात में कृषक को उनकी उपज का पूरा मूल्य भी नहीं मिल पाता है। ये आप हमेशा जानते हैं, जो कहा भी जाता है कृषक जो होते हैं उनको बीज लाना, खाद लाना, दवाइयाँ और खेतों की सिंचाई वगैरह में उनका जितना आमदनी खर्चा हो जाता है उससे कहीं कम ही उनकी उपज में पैदावारी होती है और वो भी एक प्रकार का रिस्क है क्योंकि उनका ये फसल जो है नुकसान अगर हो गया तो उनको कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
और भारतीय कृषि जो होती है उसको उद्योगों का दर्जा भी नहीं दिया गया है। और देखते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार के उद्योग हैं, धंधे हैं। तो उस कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, तो इसमें भारतीय कृषि को जो है उद्योग का दर्जा भी नहीं दिया गया है, जबकि इसका रोल हम लोग जानते हैं कि कितना बड़ा है। किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण सरकार करती है, जिसका समर्थन मूल्य भी जो है बाजार से नीचे होता है। यह भी एक बहुत बड़ी कमी है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग छठवीं हेडिंग बनाएंगे अपना किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति, या कृषक जो भारतीय कृषक है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो आइए कुछ उस पर नज़र डालते हैं हम लोग। वर्तमान में किसान नेता जो टिकैत हैं वह उनके सहयोगियों द्वारा सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन का संघर्ष जारी है। आप देख भी रहे हैं करंट में कि किस प्रकार से जो दिल्ली का घेराबंदी किए थे हमारे भारतीय किसान और लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर मार्च निकाला था, कई प्रकार के वहाँ पर और भी संघर्ष देखने को हमको मिले, जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी बहाल रखने। तो एमएसपी को जो बहाल करने के लिए चलाया गया और मंडियों को मजबूत करना इनका मुख्य लक्ष्य था। और साथ ही साथ इसके गेहूं व धान की जो फसल है उसका उचित सरकारी मूल्य प्रदान करना। तो ये कहा गया कि सरकार गवर्नमेंट क्या करे, तभी किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति होगी, जो भारतीय किसान है या जो किसान संगठन बनाया गया उसके जो प्रमुख नेता है वो किस प्रकार से पूरे जाड़े के मौसम में देखा जाए हर मौसमों में उन्होंने संघर्ष किया है सरकार के खिलाफ, और अपनी इन चीज़ों के लिए यानी किसान आंदोलन को एक मजबूत बल देने का प्रयास किया है, ताकि भारतीय जो कृषि है या कृषि नीति है उसमें बदलाव लाया जा सके और कृषकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके, ताकि वो भी एक सम्मानजनक जीवन को व्यतीत कर सके। तो छठवां जो बात हमारी हो गई कि ये इस प्रकार से क्या किया गया, किसान आंदोलन की इस प्रकार से वर्तमान स्थिति है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि किसानों के साथ भी हमें न्याय करने की अब ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने आखिरी और इम्पॉर्टेंट हेडिंग की तरफ, जो कि निष्कर्ष में निकालते हैं। किसी भी अगर निबंध को हम लोग लिखते हैं तो उसका अंतिम जो निष्कर्ष निकलता है या जिसे हम लोग उपसंहार के रूप में भी कहते हैं, तो वो क्या बताना चाह रहा है। तो अगर किसान आंदोलन है तो आप किस प्रकार से उसका निष्कर्ष निकालते हैं, या इन सभी चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कृषि की हमेशा ही उपेक्षा हुई है। आप देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं, तो कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में किसान की बातें की भी गई हैं, कृषक की बात की भी गई हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अभी भी बहुत खामियां हैं। तो कई प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि के हमेशा से ही उपेक्षा हमको देखने को मिला है। अतः आवश्यक है कि कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। तो अब यहाँ पर कृषि के साथ साथ ही कृषक पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करें, साथ ही साथ कृषि उत्पादों का एक उचित मूल्य निर्धारित करें, जिससे किसानों की दशा में सुधार हो और वह एक सम्मानजनक जीवन को व्यतीत कर सकें। तो ये हो गए आपके किसान आंदोलन पर निबंध। ये एक महत्वपूर्ण निबंध है क्योंकि करंट में हम लोग देख रहे हैं कि यह घटना घटित भी हो रही है और यह आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना बनी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको किसी विषय में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आसानी से उपलब्ध करा सकें और आप लोग अपने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें और एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ और साथ ही साथ एक उचित परसेंटेज आप बना सकें, ताकि आपको उसका लाभ भविष्य में प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।